Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। जैसे आप सभी को पता ही है कि हम जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आपका PCS पंजाब का जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर जब भी आएगा तो एक्सपेक्टेड तो है ही कि PCS का एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना प्रीलिम एंड मेंस ओरिएंटेड जो आपका करंट अफेयर पोर्शन रहता है उसको कवर कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा थर्ड वीडियो है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी ये बहुत छोटे छोटे सेशंस हैं जब मेरे को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी चाहिए, सिर्फ मैं वही उसको वीडियो में इंक्लूड करता हूँ अपने मैटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका चंद्रयान 3। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि इंडिया ने अभी मिशन लॉन्च किया है चंद्रयान 3। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया ने ये चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? 2008 में। आपको ये वाला ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 2 आपको पता है 2019 में हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन जो है वो आपका अभी 2023 में लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करें जो आपका ये 2008 वाला मिशन था, ये मिशन बाकी के दो मिशन से कंपैरेटिवली इसलिए अलग था क्योंकि हम चंद्रयान 1 में मून के ऊपर लैंड नहीं करना चाह रहे थे। हमारा चंद्रयान 1 का मिशन क्या था? जैसे मून है उसके अराउंड एक ऑर्बिटर सेटअप करना, तो वो हो चुका था सक्सेसफुली। लेकिन चंद्रयान 2 में हम मून के सरफेस के ऊपर लैंड करना चाहते थे, वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा था। तो हमने अभी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। तो हमने अगेन क्या करना है, मून के ऊपर लैंड करने की हमारी जो कोशिश है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए इस मिशन में, इसीलिए हमने लॉन्च किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको चंद्रयान 3 के उसमें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछ सकते हैं, कौन सी प्लेस से इसको लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, देन इस मिशन का जो आपकी लाइफ स्पैन रहेगी वो कितने डेज़ की रहेगी? वो रहेगी आपके 14 डेज़ का मिशन है। एक्चुअली ये 14 डेज़ का मिशन इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको 1 लूनर डे भी बोलते हैं। कहने का मतलब जो हमारा एक डे और जो हमारे 14 डेज़ होते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो एक डे मून के ऊपर होता है। तो हमने क्या करना है, यानी कि पूरे मून का एक दिन का जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो हमारा क्या रहेगा, अर्थ के 14 डेज़ की इंफॉर्मेशन के जो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया वो सिर्फ 14 डेज़ तक वर्क कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही वर्क करेगा मून के सरफेस के ऊपर। उसके बाद उसका जो रिक्वायर्ड फ्यूल वगैरह है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एंड अप हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, ये हमने पहले भी पढ़ा था LVM-3 के बारे में प्रीवियस वीडियोस में। ये पता होना चाहिए कि ये आपका 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। सॉलिड बूस्टर जिसमें होते हैं, लिक्विड कोर भी आपका फ्यूल रहेगा, एंड अपर स्टेज जो होगी वो आपकी क्रायोजेनिक स्टेज होगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो लैंड करेगा ऑपरेटर, उसका नाम क्या है, विक्रम। एंड जो मून के सरफेस के ऊपर चलने के बाद वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उसका नाम क्या है, प्रज्ञान, जिसको रोवर बोलते हैं। ठीक है, इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर हम पहले ही चंद्रयान 2 में सेटअप कर चुके हैं, उसी ऑर्बिटर को हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि जब हम लैंडिंग की बात करते हैं तो इंडिया जैसे बड़ा न्यूज़ में आता है कि इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री, ठीक है, जो मून के सरफेस के ऊपर लैंड करेगा। जैसे US, रशिया, चाइना के बाद इंडिया क्या बनेगा, 4th कंट्री बनेगा जो मून के सरफेस के ऊपर लैंड करेगा। तो हाँ ठीक है, इंडिया 4th कंट्री बनेगा, लेकिन साउथ पोल के ऊपर जाने वाला इंडिया क्या है, 1st कंट्री है। साउथ पोल के ऊपर अभी तक कोई एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है। इंडिया ने साउथ पोल को ही क्यों चूज़ किया है, काफ़ी सारे उसके रीजंस हैं, क्योंकि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है। दूसरा थिंग ये है कि जो मून है उसका एक्सिस बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है। तो यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल मून्स के जो है काफ़ी ठंडे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की राइज और सन की जो रेज है या लाइट है वो अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये माना जाता है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इतना ठंडा एरियाज हैं कि अगर कभी मून पे वाटर की प्रेजेंस हुई तो यहाँ पे वो फ्रोजन
कंडीशन में ही मिलेगी। तो हम यहाँ पे मून के ऊपर वाटर है या नहीं है इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये साउथ पोल है यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, खड्डे हैं। इस पोजीशन के ऊपर लैंडर या रोवर को उतारना, देन इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव टेम्परेचर जो है उसको बियर कर पाना, क्योंकि हमें कुछ ऑपरेटर्स को चलाने के लिए लाइट चाहिए होती है, सन की एनर्जी चाहिए होती है, वो यहाँ पे अवेलेबल होती नहीं। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इसीलिए अगर साउथ पोल के ऊपर हम लैंडर या रोवर को उतारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं इस मिशन में, तो इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री एंड आगे की जो फ्यूचर मैंड मिशन होंगी उसके लिए इंडिया को क्या होगा, हेल्प मिल सकती है। तो ये था चंद्रयान 3 के बारे में। इन फ्यूचर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आप वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स को वैसे तो जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने 1916 में ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसी कुछ रेज जो है हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। इन्होंने किस थ्योरी में प्रिडिक्ट किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, साइंटिफिक थ्योरी है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस प्रिडिक्शन इनकी 1916 में हो चुकी थी। लेकिन सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इनको डिटेक्ट कब किया गया था, 2015 में एक ऑपरेटर्स यूज़ किया था जिसको बोलते हैं LIGO डिटेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो LIGO है मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्या किया हुआ है, कुछ टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। इस इन्वेंशन के लिए 2017 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन हमारा जो मोटिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ये देखना चाहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं क्या। ग्रेविटेशनल वेव्स एक रिपल्स होते हैं जो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। ये रिपल्स कब क्रिएट होते हैं, जब आपकी तो बहुत ही हैवी बॉडीज़ जो वायलेंट एक्टिविटी करती हैं, या तो मान लीजिए वो दो बॉडीज़ मर्ज कर रही हैं, जैसे मान लीजिए दो ब्लैक होल्स मर्ज कर रही हैं, या दो गैलेक्सीज की मर्जेंस की बात आती है जब, या फिर आपका जो आपके न्यूट्रॉन जो स्टार होते हैं, ठीक है, वो टाई डाउन करते हैं। तो इस तरह की जो वायलेंट एनर्जेटिक प्रोसेसेस यूनिवर्स में होते हैं तब जाके आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, इनविजिबल हैं, हम इनको देख नहीं सकते, इतनी वीक होती हैं कि इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इनकी स्पीड लाइट के इक्वल होती है, जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है हमारे स्पेस में उसी स्पीड से ग्रेविटेशनल वेव्स पास करती हैं। जब ये किसी मटेरियल में पास करती हैं तो वो उस मटेरियल के साथ कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करती एंड विदाउट एनी स्कैटरिंग उस मटेरियल से पास कर जाती हैं। ये आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे जो ये आपका LIGO डिटेक्टर्स हैं, यहाँ ये बल्कि वेरियस कंट्रीज में लगाए हुए हैं। तो इंडिया में एक प्लेस है जिसका नाम है हिंगोली, महाराष्ट्र। वहाँ पे हमारा LIGO डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से क्या किया जाता है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। अब कैसे होता है, क्या ऑपरेटर्स लगा हुआ है, वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद क्या है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश चल रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो तो इंडियन रुपीज़ में हो, बस इतना सिंपल सा मीनिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स इंडिया के लिए हैं, कुछ रिस्क कंडीशंस भी हैं, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन का सिंपल मीनिंग कि अगर हमने ट्रेड करना है किसी अदर कंट्रीज़ के साथ, वो इंडियन रुपीज़ में हो, ठीक है। दो मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें इंडियन इन्वॉल्व हो, दो अदर कंट्रीज़ में इंडियन रुपीज़ को यूज़ कर सकें, जैसे डॉलर अभी इंटरनेशनल करेंसी है और भी काफ़ी सारी करेंसीज हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीज़ में होना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है। इसके ऊपर RBI का भी एक टास्क फोर्स बना था, उन्होंने काफ़ी सारी कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा कंसर्न ये रहेगा कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी RBI टास्क फोर्स ने एक पॉइंट मेंशन किया है कि ये होना चाहिए। तो इसको भी इसकी रिकमेंडेशन बहुत पहले तारापुर कमेटी ने भी की थी। आपको इकोनॉमिक का टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में यहाँ पे बताया हुआ है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ रूपी एन इंडियन रेजिडेंट कैन कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी टू अनेबल टू एक्वायर एनी फॉरेन एसेट। मान लीजिए किसी इंडियन सिटीजन ने फॉरेन में कोई एसेट खरीदना है, तो अपनी इंडियन करेंसी को उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एसेट है उसी करेंसी में उसको मिलेगा। तो इंडियन रुपीज़ का फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होना, या फिर फॉरेनर्स जैसे मान लो जो अपने
NRIs रहते हैं, वो अपनी फॉरेन करेंसी को वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो दैट कि वो इंडिया में भेज सकें, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सके। तो जो ये कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ये करंट अकाउंट नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट सिर्फ सर्विसेज एंड गुड्स में होता है, जो 1 साल में ही होती है। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप परचेज करते हो, लोन रेज करते हो, तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्जन की बात चल रही है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर ना रहे, ठीक है, वो फ्रीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। अब किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आपको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तारापुर कमेटी, तारापुर कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ये आपको पता होना चाहिए। 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन से। नेक्स्ट, इंडिया भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ इस चीज़ को लेके डिस्कशंस कर रही है कि इंडिया को कैसे इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी बनाया जा सकता है। तो रिसेंटली अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पर थे, तो वहाँ पे भी डिस्कशन की गई है कि जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इंडियन रुपीज़ में हो, ठीक है, एंड उनकी जो करेंसी है लोकल दिरहम उसमें हो, ठीक है, डॉलर को यूज़ वो ना करें। इसी तरह से अभी रिसेंटली श्रीलंका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि उनको कोई ऐसा ऑपोजिशन नहीं है कि इंडियन रुपीज़ को नहीं यूज़ करना, वो चाहते हैं इंडियन रुपी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया वेरियस प्लेटफॉर्म्स में जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए बात कर रही है, ठीक है। जैसे रशिया के साथ हमने कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को जो रशिया को एक्सपोर्ट होता है, मतलब रशिया जो इंडिया से चीज़ें मंगवाता है वो बहुत कम है। तो रशिया के पास अगर यहाँ पे इंडियन रुपीज़ INR जमा हुआ है काफ़ी, उसको सिर्फ तब वो बेनिफिशियल करेगा जब उसको इंडिया को पेमेंट करने INR में। लेकिन रशिया वहाँ पे इंडिया से परचेज ही बहुत कम करता है, तो रशिया बोल रहा है कि हमें इंडियन रुपीज़ या इस करेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अभी इतना सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा। इन फ्यूचर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। आपको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया एंड फ्रांस अभी न्यूज़ में है रिलेशंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे। काफ़ी सारे वहाँ पे हमारे इंडिया और फ्रांस के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो वहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एग्जिस्ट करती है सिंस, यहाँ पे ईयर मैंने मेंशन किया हुआ 1998 से। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके कुछ एग्रीमेंट हुआ, ये पहले से है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम में आता है कि अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही हो। इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रांस के केस में आपको पता होना चाहिए कब हुई। इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो सबसे पहला कंट्री था जिसने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था, क्योंकि बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनको डर हो गया था, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे जैसे USA है। लेकिन फ्रांस एक पहला यूरोपियन कंट्री था जिसने इंडिया के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये ईयर याद रखना। अभी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 ईयर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए भी हमने प्लान किया है कि 2047 तक हम अपने रिलेशंस को कैसे आगे प्रोग्रेशंस करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद है पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग सेक्टर्स, जो हमने एग्रीमेंट साइन किए। तो 3 ब्रॉड एरियाज हैं, 3 पिलर्स उसको बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, प्लेनेट को लेके एंड पीपल को लेके। सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्रांस की कंपनीज के साथ मिलकर कौन से इंजन को डेवलप करेगा? साफरान इंजन को डेवलप करेगा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री USA में गए थे तो वहाँ पे भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था हमारे इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर को लेके। तो वहाँ पे भी मैंने आपको इंजन, यहाँ पे साफरन को मैंने वहाँ पे भी बताया था, क्योंकि USA की कंपनीज को भी ये कंपटीशन का डर था कि इंडिया फ्रांस के साथ भी इस तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं इंजन को डेवलप करने के लिए। इसीलिए उन्होंने जितना मैक्सिमम हो सका उतना इंडिया को अच्छी डील देने की कोशिश की थी। लेकिन वहाँ पे ये था कि अमेरिका हमें सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, 20% क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेकिन फ्रांस के साथ हमारा क्या होगा, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया 26 राफेल परचेज करेगा जो आपके मैरीन वर्जन होंगे। इसके अलावा 36 राफेल फाइटर्स हमने फ्रांस से पहले ही एग्रीमेंट किया होगा। इसके अलावा इंडिया स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स, ठीक है, 3, वो भी फ्रांस से क्या करेगा, परचेज करेगा। इसके अलावा
फ्रांस जो है जैतपुर महाराष्ट्र में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उन पावर प्लांट के लिए जो भी इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए वो देगा। इसके अलावा हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है, एलिमिनेट करना है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दोनों मिलके बनाएंगे जिसका नाम है तृष्णा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा हम इंडियन ओशन में कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं सैटेलाइट्स का, सो दैट कि मैरीटाइम सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। पीपल्स के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो डेवलपमेंट फाइनेंस दोनों कंट्रीज मिलके 100 मिलियन यूरो सिटी इन्वेस्टमेंट जो हमने चलाया हुआ टू इनोवेट द इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन एक प्रोग्राम चलाया है, जैसे हमारी अमृत सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक मिशन है। तो फ्रांस जो है 100 मिलियन यूरो की हमें क्या करेगा, सहायता करेगा। उसके बाद है $50 मिलियन दोनों मिलके कंट्रीज क्या करेंगी, क्लाइमेट प्रोटेक्शन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगी, चैनलाइज करेंगे, फंड क्रिएट करेंगे। उसके बाद इंडिया का जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है फ्रांस में उसको लॉन्च किया जाएगा, यूपीआई। इसके अलावा हाइड्रोजन इकोनॉमी को लेके हम काम करेंगे इकट्ठे मिलके। ब्लू इकोनॉमी के लेके हमने पहले ही काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। यहाँ पे फ्रांस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेस्टाइल डे, जिस डे के सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था। तो ये बेस्टाइल डे है क्या, 14 जुलाई 1789 से जो मनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बेस्टाइल डे एक्चुअली इसी डे के बाद हम ये बोलते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 स्टार्ट हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें क्या मिला, जो हमारा कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फ्रेंच पीपल स्टॉर्म द बेस्टाइल पैलेस। एक्चुअली ये है क्या था, फ्रांस के ऊपर क्या था, मोनार्क्स रूल करते थे, और मोनार्क्स का रूल ऐसा था कि वो जो आपके कॉमनर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए वो रूल अच्छा नहीं था, डेस्पोटिक किस्म का रूल था। तो उन्होंने ये जिस बेस्टाइल फोर्ट में वो रहते थे, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी कन्फाइंड किया हुआ था, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था उनको वहाँ पे कैद कर देते थे। तो एक तरह के स्लेवरी का साइन था ये बेस्टाइल फोर्ट। तो लोगों ने, ठीक है, उस बेस्टाइल फोर्ट को इसी दिन क्या किया था, ख़त्म किया था, ठीक है। ये पेरिस में है, और इस समय फ्रांस में किंग लुइस 16 का रूल था, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे जब ये काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स वहाँ पे पहुँचे, ठीक है, तो क्या इसके पहले की अभी कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये कैसे रेज हुआ। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग लुइस 16 ने बुलाई थी, सो दैट कि हम क्या कर सके, जो ये प्रोटेस्टर्स हैं या लोगों की जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोल्यूशन निकाल सके। तो जनरल एस्टेट में 3 तरह के लोग होते थे। फर्स्ट एस्टेट जिसको हम बोलते हैं क्लर्जी, जो आपके ये रिलीजियस रूलर्स इन द सेंस कि रिलीजियस जो उनके लीडर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे चर्च का काफ़ी सारा रोल था। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, ठीक है, जो फ्रांस के अंदर रूल करते थे। थर्ड स्टेट आपके कॉमनर पीपल्स होते थे, ठीक है। तो इनको बुला के एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन कोई सोल्यूशन जब नहीं निकला तो कॉमनर्स में से कुछ लोग अलग हो गए। इन्होंने अपनी नई बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं द नेशनल असेंबली। इसी नेशनल असेंबली ने बाद में कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक किंग लुइस 16 थे उनके ऊपर रूल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके थ्रू फिर रूल हुआ, ठीक है। 1790 एक ईयर है इसके नेक्स्ट ईयर, जहाँ पे क्या बोला जाता है कि इस ईयर को एज अ यूनिटी ऑफ फ्रेंच पीपल मनाया जाता है। ये आप इसको नेशनल डे बोल सकते हो, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 1789 वाले को नहीं मनाते क्योंकि ऐसा लगता है ये साइन ऑफ ब्लडशेड था। जब बेस्टाइल फोर्ट को गिराया गया तो काफ़ी, जैसे मान लो वायलेंस हुई, ब्लडशेड हुआ, तो उस डे को वो रिमेंबर नहीं करना चाहते नेशनल डे के तौर पे। तो नेक्स्ट ईयर इसी दिन, ठीक है, 1790 में जब यूनिटी ऑफ फ्रेंच पीपल मनाया गया तब नेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके क्या रीजंस थे, क्या इम्पैक्ट आए, क्या क्या इवेंट्स अकर हुए, ठीक है। तो आप वो अपने एंड से देख लेना, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये अभी न्यूज़ में है, गवर्नमेंट इसको अमेंड करना चाहती है।
अभी सिर्फ बिल ही है जो मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस होगा 2023। यहाँ पे अभी इसके प्रोविजंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट आया नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर होगा वो हम 33% करेंगे, जितना इंडिया का लैंड एरिया है। तो 1/3 हमारे क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 24% एरिया के ऊपर ही फॉरेस्ट हैं जो उनको कंजर्व कर पाए या प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस बिल में अगर वो ये एक्ट में कन्वर्ट होता तो क्या क्या इसके प्रोविजन रहेंगे। जब तक ये बिल ही रहेगा इसके प्रोविजंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं पीसीएस प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका कोई और डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि कोई और टॉपिक हमें कवर करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।